वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और ये आपका मॉक टेस्ट 10 यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए। इसमें मिलेंगे आपको 40 से 50 एमसीक्यूज और ये डायरेक्टली आपको हेल्प करेंगे आपके यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस में। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि क्या है। पहला है एशियन प्लस थ्री। क्या है एशियन में? बताया आपको 10 कंट्रीज हैं। पहले 5 जुड़ी थी, मैं याद दिला देता हूँ आपको। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। फिर उसके बाद कुल मिला के 10 हो गई। अब एशियन प्लस थ्री एक मीटिंग होती है, उसमें प्लस थ्री कौन कौन है? चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। ठीक है, 1967 में एशियन बनती है। इंडिया एशियन का मेंबर नहीं है, ये आप फैक्ट्स याद रखिए, तो एशियन पे क्वेश्चन निकाल लेंगे। हु रोट कोल्ड वॉर रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट? ये किताब बहुत फेमस है, कोल्ड वॉर के टाइम पे लिखी गई थी। तो फेडरिक एल सुमेन है, इन्होंने लिखी थी कोल्ड वॉर रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट। काफी बार पूछी जाती है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है अपने नोट्स में, मॉक टेस्ट में। फिर उसके बाद है शिकागो स्कूल से कौन रिलेटेड है? भाई शिकागो स्कूल बहुत फेमस था। ये स्कूल बिहेवियरलिज्म के लिए जाना जाता है, क्योंकि चार्ल्स मरियम जो थे फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म, वो फादर मतलब कि रियल फादर चार्ल्स मरियम को बोलते हैं, और फादर में डेविड ईस्टन का भी नाम आता है। तो ये डेविड ईस्टन, चार्ल्स मरियम, ये बिहेवियरलिज्म से जुड़े हुए हैं और ये शिकागो स्कूल से जुड़े हुए हैं। अब बिहेवियरलिज्म के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। बिहेवियरलिज्म जब आया तो उसने कहा कि भाई अगर आपको किसी भी थ्योरी को सच मानना है तो जो साइंटिफिक यार्डस्टिक्स या नापतोल पे खड़ा उतरना पड़ेगा। तो हर चीज को साइंटिफिक तरीके से देखने लगा और वैल्यूज के ऊपर कम ध्यान देता था, तो इसीलिए बिहेवियरलिज्म का आया। फिर एक किताब का नाम है पावर पॉलिटिक्स, अ स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये लिखते हैं जॉर्ज श्वेजनबर्ग, काफी फेमस किताब है। फिर एक स्टेटमेंट है, ये यूजीसी नेट में पूछी गई थी और काफी बार लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस में पूछी जाती है, कि मार्गरेट थैचर और टोनी ब्लेयर ने जो मिसयूज ऑफ पावर किया था अपने टाइम पे, वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू इंडियन कंडीशन इन 1989। तो ये जेम्स मेनार साहब ब्रिटिश पॉलिटिक्स के को क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं कि मार्गरेट थैचर और टोनी ब्लेयर ने जो मिसयूज किया गया था पावर का, वो बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडियन कंडीशंस। अब जेम्स मेनार की एक बहुत फेमस किताब है, उसका नाम आप जान लीजिए, रीथिंकिंग थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। रीथिंकिंग थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये जेम्स मेनार की किताब का नाम है, जो आपको याद रखना है। फिर ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जो हर एग्जाम में आपको मैं गारंटी देता हूँ, इनमें से एक किताब है जो 7-8 लिखी है आपको अपने पॉलिटिकल साइंस के पेपर में यूजीसी नेट के में दिख जाएंगे मिलने के लिए। सबसे पहली किताब का नाम है द रेस्ट ऑफ द अर्थ। ये लिखते हैं फ्रेंच फैनन। पिछली बार इन्हीं की एक किताब का नाम आया था यूजीसी नेट 2021 में, और ये एपरथाइड के फिलोसफर हैं। ठीक है, इन्होंने एपरथाइड के बारे में लिखा है। तो इनकी 2-3 किताबें, उनमें से एक है द रेच ऑफ द अर्थ, जो बहुत फेमस है। ब्लैक स्किन वाइट मास्क मुझे याद आ रही है, और एक और किताब है इनकी काफी फेमस है। फिर वर्ल्ड ऑर्डर, ये हेनरी किसिंगर साहब लिखते हैं वर्ल्ड ऑर्डर। यूएस डिप्लोमेट है हेनरी किसिंगर। फिर है इम्प्लोजन ऑफ कैपिटल, कैपिटलिज्म है ये, इम्प्लोजन ऑफ कैपिटल, सॉरी इम्प्लोजन ऑफ कैपिटल लिखते हैं सामे रामन। सामे रामन साहब लिखते हैं इम्प्लोजन ऑफ कैपिटल। फिर नियो कॉलोनिज्म, द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म, ये लिखते हैं क्वामे नक्रोमा, ये घना के प्रेसिडेंट थे। यही सेम स्टेटमेंट में नियो हटा दो और कॉलोनिज्म लगा दो, कि कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म, वो लिखते हैं लेनिन। तो दो अंतर हैं। 20 ईयर क्राइसिस, एच कार की बहुत फेमस किताब है। इंपीरियलिज्म और स्टडी, ये जे ए हॉब्सन की किताब का नाम है। देन आता है एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी बार रिपीट हुई है बता नहीं सकता, एक कार्ल ड्यूशे की किताब का नाम है। ठीक है सर। अब चलते हैं एक डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, ये घुमा फिरा के इतनी बार आ चुका है मैं बता नहीं सकता। मिशेल डॉयल और ब्रूस रसट ने लिखी है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। अब गेम थ्योरी की बात होती है, भाई गेम थ्योरी है क्या? अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि गेम थ्योरी का, ये क्वेश्चन था कि सबसे पहले गेम थ्योरी को कहाँ यूज किया गया। सबसे पहले मैथमेटिक्स में यूज किया गया गेम थ्योरी को। और किसने यूज किया? जॉन वॉन न्यूमैन ने यूज किया। इंटरनेशनल स्फेयर में 4-5 लोगों का एक नाम आता है, वो आप याद कर लीजिए, गेम थ्योरी में वही पूछा जाएगा। मार्टिन शोबिक का नाम आता है, ऑस्कर मॉर्गेटन का नाम आता है, कार्ल ड्वेन का नाम आता है, और थॉमस शेलिंग। मार्टिन शॉबिक और थॉमस शेलिंग बहुत फेमस है, ये दो नाम आपको पता होने चाहिए अगर आप गेम थ्योरी के बारे में
कर रहे हैं। गेम थ्योरी कुछ नहीं करती, ये बताती है कि भाई अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हो उसमें फायदा और घाटा क्या है, ये गेम थ्योरी बताता है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकल रियलिज्म। देखो क्लासिकल रियलिज्म कहता है पावर सब कुछ है, पावर के बिना कुछ भी नहीं है। जो देश आपस में, मतलब कि जो देश इंटरनेशनल वर्ल्ड में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, एनआरकी है वर्ल्ड गवर्नमेंट में। जैसे यूएन को बोलते थे वर्ल्ड प्रेस पार्लियामेंट, तो कोई ऐसा नाम की कोई चीज नहीं है, सब अपने पावर के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले क्लासिकल रियलिज्म में नाम आता है थ्यूसिडाइडस का, जो जिनकी किताब है बहुत फेमस, द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। ठीक है, तो ये चीज ये करते हैं। अब सबको पता है सॉफ्ट पावर लिखा है जोसेफ नाई ने, ये सबको पता है। किस किताब में लिखा है ये पूछते हैं। बाउंड टू लीड, बाउंड टू लीड एक किताब है, उसमें जोसेफ नाई साहब ने अपनी सॉफ्ट पावर के बारे में बताया। अब सॉफ्ट पावर है क्या? अब एक होती है हार्ड पावर, मिलिट्री पावर, जिसमें आप बंदूकें चलाते हैं, सीधा वॉर करते हैं। एक आजकल यूज किया था सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर में अपने कल्चरल, जैसे इंडिया अपने बॉलीवुड को यूज करता है बाहर इन्फ्लुएंस डालने के लिए, वो उसकी सॉफ्ट पावर है। हम अपने कल्चर का यूज कर रहे हैं, वो हमारी सॉफ्ट पावर है। इकोनॉमिक्स का यूज कर रहे हैं, हमारे पैसे का यूज कर रहे हैं, वो हमारी सॉफ्ट पावर है। मॉर्गन थ्यू की किताब को फुल फॉर्म पूछते हैं, सबको पता है पॉलिटिक्स अमंग नेशन है। आगे क्या है भाई? आगे है द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। ये है मॉर्गन थ्यू की पूरी किताब का नाम, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। कभी कभी पीस एंड पावर कर देता है, पहले बताना, पहले पावर आएगा फिर पीस आएगी। फ्लाइंग बीस कॉन्सेप्ट एशियान के साथ यूज होता है। अभी ऊपर मैंने एशियान के बारे में बताया था, 1967 में फॉर्म हुई है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। 5 इनिशियल मेंबर थे, अब 10 हैं। एशियन प्लस 3 बताया आपको मैंने। जस्ट इन बेलो क्या होता है? जस्ट इन बेलो एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब है युद्ध करने का सही नियम। राइट नॉर्म ऑफ वॉर इज कॉल्ड जस्ट इन बेलो। अब कुछ कॉन्सेप्ट है मैचिंग के लाते हैं। मेल्टिंग पॉट बोलते हैं यूएसए को। ये भाई मेल्ट होके सब लोग यूएसए में आ गए, मतलब एक तरीके से इसका फेडरलिज्म दिखा रहा है कि मेल्टिंग पॉट में मतलब ये हो गया कि 13 स्टेट मिलके मेल्ट होके एक पॉट में बन गए, जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में इसराइल का नाम आता है। ठीक है, फिर आता है सैलेड बॉल। सैलेड बॉल में इंडिया की डाइवर्सिटी दिखाता है, तो ये सैलेड बॉल इंडिया के लिए यूज किया जाता है। ये एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, व्हेन ब्यूरोक्रेसी एंड्स वॉर स्टार्ट्स। जब ब्यूरोक्रेसी खत्म हो जाती है तब लड़ाई चालू हो जाती है, ये हिटलर बोलता था कि जब ब्यूरोक्रेट्स अपने स्तर पे अगर कोई समाधान नहीं निकाल पाते, देन युद्ध होना निश्चित है। अब एक पॉलिसी है पाम एंड 5 फिंगर पॉलिसी ऑफ चाइना। चाइना कहता है भाई ये हाथ है, और इसकी 5 फिंगर पॉलिसी में उसने बताया, उसने बोला पाम, ये पाम तो है तिब्बत। 5 फिंगर्स में उसने बोला है, एक है नेपाल, एक है भूटान, एक है अरुणाचल प्रदेश, एक है सिक्किम और एक है लद्दाख। वो कहता है ये पूरी मुट्ठी जो है ये मेरी है, मतलब कब्जा, अपना एक तरीके से अपना हक जमाता है। कि 5 फिंगर पॉलिसी की चाइना की ये है कि नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख ये सब चीजें हमारी हैं, इंक्लूडिंग तिब्बत। तो आपको पता होना चाहिए पाम तिब्बत है, और 5 फिंगर्स में नेपाल आता है, भूटान आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, सिक्किम आता है और लद्दाख आता है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाल दिए। G7 बनती है 1975 में। ठीक है, G20 बनती है 1999 में। एक है इप्सा, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका का एक ग्रुपिंग है, वो 2003 में बनती है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक जो है वो 2014 में बनता है, जो चाइना शंघाई में है। इको फेमिनिस्ट का जो नाम है वो वंदना शिवा से जुड़ा जाता है। सार्क का पॉवर्टी एलिवेशन ईयर 1995 में मनाया जाता है, 8th समिट में मनाया जाता है जो दिल्ली में हुई थी। फिर उसके बाद सीटीबीटी की डेट पूछी जाती है, सीटीबीटी 1996 में होती है, और इसमें 71 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। फिर एक होती है एबीएम, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी, इन 1972 की है। स्टार्ट वन 1991 की है, और एक होती है सॉट, सॉट 2002 की है। ये भाई देखो फैक्ट्स हैं, डेट तो आपको याद करनी पड़ेगी। और आजकल जो नेट के क्वेश्चन आते हैं उसमें डेट पूछ लेते हैं, और यही सच्चाई है। फिर एक आती है मॉन्टेविडो कॉन्फ्रेंस। मॉन्टेविडो कॉन्फ्रेंस कहती है कि भाई स्टेट, एक स्टेट होने का मतलब कि क्या यार्डस्टिक है। पहले जो स्टेट, जैसे हम जानते हैं कि भाई एक स्टेट होने में उसकी सोवरेनिटी सबसे बड़ी होती है, फिर उसकी पॉपुलेशन होती है, गवर्नमेंट होती है, डेफिनेट एरिया होता है, तो ये सब चीजें होती है। तो मॉन्टेविडो कन्वेंशन 1993 में होती है, ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ स्टेट। तो हम लोग एक स्टेट होने के चार चार नॉर्म्स हैं या यार्डस्टिक्स हैं। पहले तो उसके पास एक इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए तो कि दूसरे देशों के साथ रिलेशन बना सके, इंटरनेशनल रिलेशन बना सके। उसका अपना एक डेफिनेट एरिया होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, और एक सरकार होनी चाहिए जो उस देश, उस निश्चित
टेरिटरी को चला लिया, डेफिनेट टेरिटरी को चला लिया। फिर एक आता है एजेंडा फॉर पीस। ये एक ये एजेंडा फॉर पीस क्या है? ये एक ब्राउशर था, एक किताब थी, एक पेपर था जो बता रहा था कि यूएन ने कोल्ड वॉर के बाद क्या क्या स्टेप्स लिए इंटरनेशनल ऑर्डर को सही करने में। तो एजेंडा फॉर पीस बोर्चोस घाली की एक, बोर्चोस घाली उस टाइम यूएन, मतलब इनको वो बनाया गया था, इसका कमेटी का हेड बनाया गया था। तो 1992 से 1996 तक रहे थे बोर्चोस घाली, और उनके उनके साथ जोड़ा जाता है एजेंडा फॉर पीस। तो ये थे आपके 40 से 50 कुछ फैक्ट्स। तो मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। और अगर अच्छी लगी हो, इस टाइम तक देख रहे हो यार, तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।